हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास रहेगी हमारी रीजनिंग की, जिसमें हम पढ़ रहे थे वाक्य विचार। वाक्य विचार का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम करेंगे उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? रचना के आधार पर। क्या पढ़ा था हमने? रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। तो कितने टाइप थे? रचना 3 अक्षर थे, तो रचना के आधार पर वाक्य भी कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का था, सरल, संयुक्त और मिश्र। हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इसमें ये सिटिंग अरेंजमेंट वही परमानेंट मार्कर से लिख दिया गया है, तो ये नहीं इरेज होगा, इसको मत देखना आप। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, न कि रीजनिंग। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ऐसे अर्थ और ऐसे बनेगा 8। तो कितने टाइप हो गए भाई? 8 प्रकार के हो गए। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है वो कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। ऐसे अर्थ और ऐसे 8। अब हम पढ़ेंगे वो 8 कौन से हैं। 8 कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारा विधानवाचक। विधानवाचक। फिर हम पढ़ेंगे नंबर 2 पे निषेधवाचक। नंबर 2 आता है आपका निषेधवाचक, या हम उसको बोल सकते हैं नकारात्मक। नकारात्मक। फिर हम पढ़ेंगे आज्ञावाचक। फिर आएगा हमारा संकेतवाचक। इस सर्कल को इग्नोर कर देना, ये परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ है, ये नहीं इरेज होगा, इसको इग्नोर करना। संकेतवाचक, संदेहवाचक। 5 हो गए। 6 पे पढ़ेंगे हम इच्छावाचक। इच्छावाचक। एक हो गया आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। कौन सा रह गया? प्रश्नवाचक। ये था हमारा ऐसे अर्थ और ऐसे 8। ऐसे अर्थ और ऐसे 8, तो कितने प्रकार के हो जाएंगे आपके? 8 प्रकार के हो जाएंगे। अर्थ के आधार पर कौन से? विधानवाचक। क्या याद रखेंगे हम? विधानवाचक, निषेधवाचक और क्या लिखा मैंने? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। फिर आएगा संकेतवाचक, संदेहवाचक। जरूरी नहीं है इसी क्रम में याद रखो, बस आपको नाम याद रखने हैं। इच्छावाचक, विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक। अब हम पढ़ेंगे कि ये होते कौन से हैं। विधानवाचक कौन से होते हैं? सबसे पहला हम पढ़ेंगे अपना विधानवाचक कौन से होते हैं। तो विधानवाचक बच्चे वो होते हैं जिसमें किसी कार्य के होने का बोध हो। जिस वाक्य में कार्य के होने का बोध हो। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? विधानवाचक। कार्य कैसे? जैसे मैंने लिखा राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। या मैं लिख दूं वह गाना गाता है। राम गाना गाता है। वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाती है। यानी जिसमें किसी कार्य के होने का बोध हो, कोई कार्य हो रहा हो आपका, उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? विधानवाचक। क्या कहेंगे? विधानवाचक। सेकंड जो था हमारा वो हम पढ़ेंगे निषेधवाचक। नाम से ही पता चल रहा है निषेधवाचक। नी आ गया ना, नी यानी नहीं। निषेधवाचक जिसमें नहीं आएगा, जिसमें कार्य के ना होने का बोध होगा। निषेध यानी उस चीज के लिए हम मना कर रहे हैं ना, तो कार्य के ना होने का बोध हो। एक में कार्य के होने का बोध है और दूसरे कार्य के ना होने का बोध है। एक हमने पढ़ा विधानवाचक जिसमें था कार्य के होने का बोध,
निषेधवाचक जिसमें कार्य के ना होने का बोध हो। कैसे ना होने का बोध हो? जैसे मैंने इसी वाक्य को लिख दिया, राम खाना नहीं खाता है। राम खाना नहीं खाता है। वह स्कूल नहीं जाता है। वह खेलता नहीं है या वह नहीं खेलता है। वह गाना नहीं गाता है। जिस किसी कार्य में आपको ना होने का बोध हो वो कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक कार्य के ना होने का बोध, नशे निषेध, याद रख लेना भाई। ये इसको हम बोल सकते हैं नकारात्मक वाक्य, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का बोध हो वो कैसा कहलाएगा? हमारा निषेधवाचक। और जिस वाक्य में कार्य के होने का बोध हो वो कौन सा कहलाएगा? विधानवाचक। आई होप ये 2 पॉइंट तो आपके क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे अब थर्ड में पढ़ लेते हैं हम आज्ञावाचक। नाम से क्लियर है, आज्ञावाचक। जिस वाक्य में क्या दी जाएगी? आज्ञा दी जाएगी। जिस वाक्य से हमें जिस वाक्य में आज्ञा दी जाए, आज्ञा को हम क्या बोल सकते हैं? निर्देश दिया जाए या किसी कार्य की मनाही की जाए। मनाही की जाए यानी जिस वाक्य में या तो आपको आज्ञा दी जाए या आपको निर्देश दिया जाए या आपको मनाही की जाए। मनाही कैसे? अब बच्चे कहेंगे मनाही, मना कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, नेगेटिव नहीं होगा। जैसे मैंने बोला चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो। क्या बोला मैंने आपको? चुपचाप पढ़ लो। तो क्या इसमें मनाही है, आज्ञा है, निर्देश है? क्या है? निर्देश दे रही हूं मैं आपको, आज्ञा दे रही हूं कि चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो। अब मैंने एक और लिख दिया आपके सामने, वहां मत जाओ। मैंने लिख दिया वहां मत जाओ। इस वाक्य में मैं क्या कर रही हूँ? आपको मनाही कर रही हूँ, भाई वहां मत जाओ। मैं आपको वहां जाने के लिए मना कर रही हूँ, वहां मत जाओ। तो ये आज्ञावाचक वाक्य का ही उदाहरण है, ना कि निषेधवाचक का। कुछ बच्चे मनाही देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मनाही यानी मना किया गया है किसी काम के लिए, ना कर रहे हैं तो ये निषेधवाचक का उदाहरण होगा, पर ऐसा नहीं है। ये निषेधवाचक का नहीं है, किसका उदाहरण है? आज्ञावाचक है। मैं इसमें आपको आज्ञा भी दे रही हूँ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मेरी आज्ञा है आपके लिए, और मनाही ही भी है कि भाई वहां मत जाओ। तो ये आज्ञावाचक का उदाहरण होगा, ना कि निषेधवाचक का। ये पॉइंट क्लियर करना अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संदेहवाचक का। संदेहवाचक कौन सा होगा? जिसमें किसी कार्य के होने का संदेह हो, संदेह हो, संभावना हो कि ये कार्य होगा नहीं होगा, संभावना जताई जाए, संदेह जताया जाए, वो कार्य कैसा होगा आपका? वाक्य कैसा होगा आपका? संदेहवाचक वाक्य। जैसे मैंने लिख दिया शायद आज बारिश हो, शायद आज मैं दिल्ली जाऊं, शायद आज मैं दिल्ली जाऊं। तो जो ये ऐसे वाक्य हैं, संदेह है में, शायद पक्का नहीं कहा हमने कि बारिश होगी, हम संदेह कर रहे हैं कि शायद आज बारिश हो। शायद आज मैं दिल्ली जाऊं, शायद आज मैं स्कूल जाऊं, शायद आज मैं ये काम करूं, वो काम करूं। मतलब जो शायद वाले वाक्य है जिसमें आप श्योर नहीं है कि आप जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आज मैं दिल्ली जाऊंगी। अगर मैं कहूं आज मैं दिल्ली जाऊंगी तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? विधानवाचक, क्योंकि कार्य के होने का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ है संदेहवाचक, संभावना जता दी मैंने कि शायद आज मैं दिल्ली जाऊं, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? हमारा संदेहवाचक। अगला हम पढ़ेंगे संकेतवाचक। संकेतवाचक जिस वाक्य में हम कोई इशारा कर रहे हैं, कोई संकेत कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको संकेत दिया, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते।
पास हो जाते। ठीक है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। तो ये क्या है, हम संकेत ही तो दे रहे हैं आपको, है ना। यदि तुम पढ़ते तो पास होते ना, अगर नहीं पढ़ते तो नहीं होते। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम पढ़ते तो सीईटी पास हो जाता, है ना। यदि तुम पढ़ते तो एचटेट पास हो जाता। तो ये संकेत दे रहे हैं भाई, यदि तुम पढ़ते तो पास होते। अब मैंने लिख दिया, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होगी, अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो ही तो फसल अच्छी होगी ना, अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो ये हम एक संकेत दे रहे हैं कि यदि वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी। 6 पढ़ते हैं हम, कौन सा रह गया वो, पर्सनवाचक। पर्सनवाचक, पर्सनवाचक में कौन सा हो जाएगा, जिसमें पर्सन पूछे जाए, जिसमें क्या पूछे जाएंगे, पर्सन पूछे जाएंगे। जैसे कि क्या, आज राम स्कूल जाएगा। क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम नहा लिए, क्या तुम पढ़ लिए, क्या आज राम स्कूल जाएगा। तो ऐसे जो वाक्य है जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कौन सा हो जाएगा, जिस वाक्य में आपको घृणा का भाव मिलेगा। कैसा भाव, घृणा का भाव, खुशी का भाव मिलेगा, दुख का भाव मिलेगा या शोक का भाव मिलेगा। जिस वाक्य में आपको ऐसे भाव मिलेंगे, घृणा, सुख, दुख, शोक, तो वो कैसे हो जाएंगे आपके विस्मयादि बोधक। जैसे मैंने आपको बोल दिया अरे बाप रे, क्या बोला मैंने, अरे बाप रे, है ना, अरे बाप रे। ये कैसा है आपका विस्मयादि बोधक का उदाहरण है, अरे बाप रे। या मैंने लिख दिया इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा सांप। ये भी आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। कैसा वाक्य है ये, विस्मयादि बोधक। आता है आपका इच्छावाचक। इच्छावाचक, जिसमें किसी के लिए आपकी कोई इच्छा का भाव हो, या किसी के लिए हम कोई शुभ कामनाएं दे रहे हैं, शुभ कामना का भाव हो, देने का मैंने इच्छा या किसका भाव होगा, शुभ कामना का भाव होगा। वो वाक्य कैसा कहलाएगा, इच्छावाचक। भाव कैसे, शुभ कामना का भाव कैसे, जैसे मैंने आपको बोल दिया हमारी इच्छा, जैसे मैंने बोल दिया काश तुम मेरे होते। क्या बोला मैंने, काश तुम मेरे होते। तो ये कैसा वाक्य है, इच्छावाचक है। इच्छा है ये मेरी कि काश तुम मेरे होते, काश तुम मेरे होते। तो ये क्या हो जाएगी आपकी इच्छावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। आप इच्छा ही तो प्रकट कर रहे हैं ना, काश तुम मेरे होते, काश 2025 में मेरी नौकरी लग जाए। तो ये कैसा है आपका इच्छावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य रहेगा, इच्छावाचक। अगर मैंने इसमें बोला 2025 में मुझे नौकरी मिल जाएगी, 2025 में मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो वो कैसा वाक्य है आपका, विधानवाचक है, कार्य के होने का बोध हो रहा है। लेकिन अगर मैंने बोला शायद मुझे 2025 में नौकरी मिल जाएगी, शायद, शायद में कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, संदेहवाचक। कैसा, संदेहवाचक, क्योंकि संदेह कर रहे हैं हम श्योर नहीं है कि हम लगेंगे या नहीं लगेगी हमारी जॉब, हम सिर्फ एक संदेह कर रहे हैं। तो शायद 2025 में मेरी नौकरी लग जाए, वो कैसा वाक्य हो जाएगा, संदेहवाचक। लेकिन मैंने बोला काश 2025 में मेरी नौकरी लग जाए, काश 2025 में मेरी नौकरी लग जाए। तो जो ऐसी वाक्य है वो क्या कहलाएंगे आपके
काश, इच्छा जता रही हूं मैं यहाँ अपनी कि काश 2025 में मेरी नौकरी लग जाए, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा आपका? इच्छावाचक। तो हमने पढ़े 8 प्रकार के ऐसे अर्थ और ऐसे 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है वो कितने हो जाएंगे आपके? 8 प्रकार के। कौन से थे? विधानवाचक, जिसमें कार्य के होने का बोध होगा। निषेधात्मक वाचक या वाक्य, या हम उसको निषेधवाचक या फिर नकारात्मक वाक्य, उसको वो हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंस में। फिर आता है हमारा संदेहवाचक, संदेह में जब किसी कार्य के होने का संदेह हो। संकेत में आपको कोई संकेत मिल रहा है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, जिसमें संकेत दिया गया है। दोनों चीजें अलग अलग है, संदेह अलग चीज है और संकेत अलग चीज है। फिर आता है हमारा 4 हो गए ना। 5वें पे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 6ठे पे विस्मयादि बोधक, जिसमें घृणा का भाव हो, शोक का भाव हो, या खुशी का भाव हो, या दुख का भाव हो, तो ऐसे जो वाक्य है वो किसमें आएंगे? विस्मयादि बोधक में। और कौन सा रहेगा भी हमारा? इच्छावाचक। इच्छावाचक में किसी के लिए हमारी कोई इच्छा है या शुभकामना है, तो वो किसमें जाएगा? इच्छावाचक में। और एक रह गया हमारा, कौन सा रह गया? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या हो जाएगी? किसी के लिए हम कोई आज्ञा दे रहे हैं, दरवाजा बंद कर दो, चुप रहो, वहां मत जाओ, ये मत करो, हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो वो कैसा वाक्य हो जाएगा आपका? आज्ञावाचक। तो 8 थे हमारे अर्थ के आधार पर। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्व, तो किसी वाक्य में कौन से अनिवार्य तत्व होने चाहिए? जब आप वाक्य बना रहे हैं, वाक्य लिख रहे हैं, तो उस वाक्य में कौन से अनिवार्य जो तत्व है उनका होना जरूरी है, वो हम पढ़ेंगे। तो जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वाक्य की, तो हमने क्या कहा था? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहेंगे। तो सबसे पहला ही हमारा निकल के आता है सार्थकता। क्या? सार्थकता। शब्दों का जो सार्थक समूह है वही तो वाक्य बनाएगा, है ना। अब मैंने लिख दिया आपके सामने, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। राम रोटी पीता है। मैंने आपके सामने लिख दिए 2 वाक्य। राम स्कूल जाता है, राम रोटी पीता है। क्या हम रोटी पी सकते हैं? नहीं पी सकते, रोटी हमें खानी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पीता है की जगह है राम रोटी खाता है। क्या लिखेंगे हम? राम रोटी खाता है। तो ये क्या हो जाएगी? सार्थक। जब शब्दों का सार्थक समूह है, ये शब्द है राम स्कूल जाता है, ये शब्द है, और इनके समूह से क्या बना? हमारा वाक्य बना। पर वो कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। वो कोई मीनिंग निकलना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। तो राम स्कूल जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। राम रोटी पीता है, ये गलत है। तो यहाँ सार्थकता नहीं आ रही है, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा राम रोटी खाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगी? सार्थकता आ जाएगी कि सार्थक एक शब्दों का जो है समूह है, जिसको हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। तो वाक्य में सबसे पहला जो अनिवार्य तत्व है वो क्या होना चाहिए? आपका सार्थकता। सार्थकता के बाद आता है हमारा योग्यता। क्या पढ़ेंगे हम? योग्यता। योग्यता कैसे? अब जैसे पक्षी उड़ते हैं, मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लेके चलूंगी। पक्षी उड़ते हैं, और एक मैंने लिख दिया घोड़े उड़ते हैं। घोड़े उड़ते हैं। 2 वाक्य मैंने आपके सामने लिख दिए। पक्षी उड़ते हैं, घोड़े उड़ते हैं। पक्षी उड़ते हैं ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पक्षियों की योग्यता है, ये उनकी योग्यता के आधार पर है कि पक्षी उड़ सकते हैं। लेकिन क्या घोड़े उड़ते हैं? नहीं, तो ये घोड़े की योग्यता नहीं है। योग्यता के आधार पर क्या होगा हमारा? घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े दौड़ते हैं। तो यहाँ आपकी सार्थकता की बात नहीं हो रही है, या किसकी बात हो रही है? योग्यता की बात हो रही है। पक्षी उड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही था। मैंने लिखा घोड़े उड़ते, क्या घोड़े उड़ सकते हैं? नहीं। क्या लिखेंगे हम? घोड़े दौड़ते हैं। और दौड़ना क्या है? घोड़े की योग्यता है। क्या है? घोड़े की योग्यता है, उसकी कार्य करने की क्षमता है वो। क्लियर यहाँ तक? फिर अब हम पढ़ेंगे इसका 3rd पॉइंट जो होना चाहिए एक वाक्य में, क्या होना चाहिए? आकांक्षा। क्या होना चाहिए? आकांक्षा। आकांक्षा कैसे होनी चाहिए?
आकांक्षा या इच्छा। कैसे? अगर वाक्य उपवाक्य है, ये जैसे वाक्य पूर्ण नहीं है, जब वाक्य में उसका आकांक्षा का भाव रहेगा, इच्छा का भाव रहेगा, तो वाक्य कैसा होगा आपका? अपूर्ण होगा। अपूर्ण वाक्य को हम क्या बोलते हैं? उपवाक्य। जैसे मैंने यहाँ आपके सामने लिखा, मैंने कहा कि, मैंने कहा कि, क्या ये वाक्य है? ये उपवाक्य है, अधूरा वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? अधूरा वाक्य है, उपवाक्य है। ये कैसा वाक्य है? उपवाक्य है, एक अधूरा वाक्य है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। यहाँ आकांक्षा रह गई, हमारे मन में इच्छा रह गई जानने की। जब मैंने आपको बोला मैंने कहा कि, तो आपके मन में एक इच्छा रह गई, आकांक्षा रह गई जानने की कि क्या कहा, है ना? मैंने कहा कि क्या कहा आपने, तो ये आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है, एक आकांक्षा रह रही है, आपके मन में एक इच्छा रह रही है कि क्या कहा मैम ने। तो ये वाक्य जो है वो कैसा हो जाएगा? आपका अपूर्ण वाक्य रहेगा। ये वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगर वाक्य में आकांक्षा पूरी नहीं होगी, इच्छा पूरी नहीं होगी, तो वह वाक्य कैसा है? अपूर्ण है, फिर वो वाक्य नहीं है। तो इसीलिए जब वाक्य है तो वाक्य में अनिवार्य तत्व के रूप में आकांक्षा का होना भी जरूरी है। अगर आकांक्षा पूरी नहीं होगी तो वाक्य कैसा रह जाएगा? आपका अपूर्ण रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, फिर वो वाक्य नहीं, क्या कहलाएगा? उपवाक्य। क्या कहलाएगा? फिर उपवाक्य। और उसको वाक्य बनाने के लिए हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, आकांक्षा को पूर्ण करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है निकटता। निकटता। अब एक मैंने आपके सामने लिख दिया, राम, फिर स्कूल, फिर जाता, और फिर है। क्या ये वाक्य है? राम स्कूल जाता है। तो क्या हो जाएगा? राम स्कूल जाता है। ये गलत है। निकटता के आधार पर इसने कहा वाक्य में निकटता होनी जरूरी है। जो हम पढ़ रहे हैं वो अनिवार्य तत्व है, वाक्य में निकटता का होना जरूरी है। तो ये चीजें जो है वो नहीं आएगी। वाक्य में जो शब्द है वो कैसे होने चाहिए? परस्पर निकट होने चाहिए। हम इसको ऐसे लिखेंगे, वाक्य में जो शब्द है वो कैसे होने चाहिए? परस्पर निकट होने चाहिए, तभी वो वाक्य कैसा कहलाएगा? पूर्ण वाक्य कहलाएगा। अनिवार्य तत्व के आधार पर जो निकटता का जो गुण है, गुण ही कह सकते हैं हम इन्हें, जो वाक्य में निकटता का गुण है वो हमें यही कहता है कि जो शब्द है वो परस्पर निकट होने चाहिए। फिफ्थ जो पॉइंट है वो आएगा कर्म। बिल्कुल, कर्म या पद कर्म हम बोल सकते हैं, कर्म के अनुसार होना चाहिए। अब मैंने लिख दिया नाव में नदी है, नाव में नदी है, और एक मैंने लिख दिया नदी में नाव है। अब बताइए कौन सा सही है? क्या नाव में नदी है? नहीं है। तो चीजें कैसी लिखी होनी चाहिए? कर्म में लिखी होनी चाहिए। चीजें वही है, देखो शब्द वही है, एक भी शब्द चेंज नहीं हुआ है, बस उनका कर्म चेंज है, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। तो इसको बोलते हैं हम कर्म के अनुसार या पद कर्म के अनुसार। सिर्फ हमने नदी को आगे लिया है, नाव को पीछे लिया है ना। चीजें तो सेम है, कोई नया सेंटेंस शब्द हमने इसमें नहीं जोड़ा है, सिर्फ हम लिख रहे हैं नाव में नदी, उसी को मैंने लिख दिया नदी में नाव। तो ये क्या कहलाएगा? शब्दों का कर्म कहलाएगा, कर्म या पद कर्म के अनुसार। ये बिल्कुल सही है भाई, नदी में नाव है। क्या नाव में नदी हो सकती है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अब मैंने आपके सामने एक और लिख दिया, शीतल गन्ने का रस पीजिए। शीतल गन्ने का रस पीजिए। और एक मैंने लिख दिया गन्ने का शीतल रस पीजिए। गन्ने का शीतल रस पीजिए। मैंने आपके सामने दो लिखे, शीतल गन्ने का रस पीजिए या गन्ने का शीतल रस पीजिए। तो इसमें जो सही है वो कौन सा हो जाएगा? शीतल गन्ने का रस नहीं है, शीतल गन्ने का रस नहीं है, गन्ने का शीतल रस है। ये वाक्य जो है हमारा बिल्कुल सही है, नीचे वाला गन्ने का शीतल रस पीजिए, है ना। शीतल गन्ना नहीं है, शीतल क्या है? रस है। गन्ने का शीतल रस पीजिए, ये वाक्य जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और रह गया हमारा छठा जो गुण है वो क्या है?
अन्वय। अब ये व्याकरण की दृष्टि से लिंग, वचन, क्रिया और काल, इनका जो है सामंजस्य होना चाहिए। लिंग, वचन, क्रिया, काल, इनका क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। अन्वय क्या कहलाएगा? व्याकरण की दृष्टि से लिंग, वचन, क्रिया और काल, इनका आपस में क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। कहा जाते हो, एक मैंने लिखा तुम कहा जाता है, तुम कहा जाता है, तुम कहा जाते हो, ये बिल्कुल सही है। कैसे पता लगा हमें? देखिए, तुम कहा जाता है, तुम क्या सिंगुलर है? नहीं है, बहुवचन है तुम। हम बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रिया भी कैसी आएगी? बहुवचन आएगी। तो यह बात हमें किसने बताई? व्याकरण ने बताई कि अगर यहाँ बहुवचन है कर्ता, तो जो आपकी क्रिया होगी वो भी कैसी होगी? बहुवचन होगी। तो तुम कहाँ जाते हो, ये बिल्कुल सही है। तुम क्या है यहाँ? बहुवचन, लेकिन जाता है किसके लिए यूज होता है? एक वचन के लिए। तो यहाँ बहुवचन है, यहाँ एक वचन है, ये चीज गलत है। ये चीजें हमें किसने बताई? व्याकरण ने बताई। और किसने बताई? क्रिया ने, है ना। क्रिया ने बताया कि यहाँ बहुवचन है तो यहाँ भी क्या आएगा? बहुवचन आएगा। तो इसीलिए ये हमारा जो सेंटेंस है तुम कहा जाता है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही जो वाक्य रहेगा वो रहेगा तुम कहाँ जाते हो। कौन सा वाक्य सही रहेगा? तुम कहाँ जाते हो। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? वाक्य के हमने भेद पढ़े थे। 3 प्रकार के थे, रचना के आधार पर, सरल, संयुक्त और मिश्र। 8 प्रकार के थे अर्थ के आधार पर, जिसमें था हमारा विस्मयादिबोधक और विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक और इच्छावाचक। ये हमने 8 टाइप पढ़े। फिर आते हैं अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्व कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। कौन से हैं? एक तो सबसे पहले आता है सार्थकता। बिल्कुल शब्दों में सार्थकता होनी चाहिए। ये गुण भी बोल सकते हैं हम इसको, या बोल सकते हैं अनिवार्य तत्व, कि एक वाक्य के क्या क्या अनिवार्य तत्व है या क्या क्या वाक्य के गुण है। तो वो 6 प्रकार है। कौन से? सार्थकता, शब्दों के अंदर क्या होनी चाहिए? सार्थकता होनी चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा निकटता, बिल्कुल शब्दों में क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए। कर्म, तीसरा पढ़ा हमने कर्म, कर्म होना चाहिए शब्दों का, आगे पीछे नहीं लिख सकते उनको, एक कर्म के अनुसार ही लिखा जाएगा। चौथा हमने पढ़ा अन्वय। अन्वय में पढ़ा हमने व्याकरण की दृष्टि से लिंग, वचन, क्रिया और काल, इनका आपस में सामंजस्य होना चाहिए। फिर 5वां था हमारा योग्यता। योग्यता का गुण भी वाक्य में होना चाहिए। फिर था हमारा आकांक्षा या इच्छा। कोई भी वाक्य अपूर्ण नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो। वाक्य क्या होना चाहिए? पूर्ण वाक्य होना चाहिए। तो ये 6 गुण थे हमारे। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे वाक्य का रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे हम? वाक्य का रूपांतरण, है ना। अब हम पढ़ेंगे वाक्य का रूपांतरण। रूपांतरण कैसे भाई? रूपांतरण कैसे करेंगे हम वाक्य का? वाक्य को चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? जैसे हम बनाएंगे, जैसे हमने पढ़ा था ना, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद थे? 3 थे। सरल, संयुक्त और मिश्र। ये था हमारा सरल, संयुक्त और मिश्र। अब हम पढ़ेंगे कि सरल वाक्य को हम किस में बदलेंगे? संयुक्त में बदलेंगे। और किस में बदलेंगे? मिश्र में बदलेंगे। तो ये हम रूपांतरण पढ़ेंगे कि सरल वाक्य को हम संयुक्त और मिश्र में कैसे बदल सकते हैं, संयुक्त को मिश्र में कैसे बदलेंगे, मिश्र को सरल संयुक्त में कैसे बदलेंगे, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन इन वाक्यों को बदलते हुए सिर्फ हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है। अर्थ नहीं बदलना है। सिर्फ क्या बदलनी है? हमें रचना बदलनी है।
रचना बदलनी है। क्या मीनिंग हुआ इस चीज का? अर्थ नहीं बदलना, अर्थ तो सेम ही रहना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है पर बात सेम रहेगी। बात क्या रहेगी? सेम रहेगी, लेकिन कहने का जो तरीका है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ये यहाँ इसका मीनिंग निकलता है कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलना लेकिन रचना बदलनी है। जैसे मैंने आपको कहा तुम घर जाकर सो जाओ, तुम घर जाकर सो जाओ। एक मैंने आपको बोला तुम घर जाओ और सो जाओ। एक मैंने आपको बोला जब तुम घर जाओ तब तुम सो जाना। मीनिंग तो एक ही है, तुम घर जाकर सो जाओ, तुम घर जाओ और सो जाओ, जब तुम घर जाओ तब तुम सो जाना। मीनिंग एक ही है, पर जो बात को कहने का, अपनी बात को रखने का जो तरीका है वो क्या है? अलग अलग है। तो उसी को हम बोलते हैं वाक्य रूपांतरण। मीनिंग सेम रहेगा पर उसको कहने का तरीका जो है, उसकी जो रचना है वो क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। तो ये कौन सा वाक्य था? तुम घर जाकर सो जाओ, सरल वाक्य। तुम घर जाओ और सो जाओ, और क्या है आपका? योजक चिन्ह है। ये किसकी पहचान है? संयुक्त वाक्य की पहचान है। जब तुम घर जाओ तब तुम सो जाना, जब तब, ये किसकी वाक्य की पहचान है? मिश्र वाक्य की पहचान है। यहां तक क्लियर? सरल को हम किसमें बदलना सीखेंगे? संयुक्त में। ठीक है, सरल को हम किसमें बदलना सीखेंगे? संयुक्त वाक्य में। तो मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, सरल को हम बदल रहे भाई संयुक्त में। तो अस्वस्थ होने के कारण वह, दूसरा आ जाता है हाथ में, परीक्षा में फेल हो गया। ये इसमें आपको कोई योजक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं? कोई भी इसमें योजक चिन्ह है जो आपको कल लिखवाए थे? संयुक्त वाक्य के योजक चिन्ह लिखवाए थे, मिश्र के लिखवाए थे। क्या इसमें कोई योजक चिन्ह है? बिल्कुल नहीं है। ये कैसा वाक्य है आपका? सरल वाक्य है। अस्वस्थ होने के कारण वह परीक्षा में फेल हो गया। ये कैसा वाक्य है आपका? सरल वाक्य। हम इसको बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? संयुक्त वाक्य में। किसमें बदलेंगे? संयुक्त वाक्य में हम बदलेंगे। सरल वाक्य से हम किसमें बदल रहे हैं? संयुक्त वाक्य में बदल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? क्या बनेगा इसका? वह अस्वस्थ था, अस्वस्थ था इसलिए, आगे सेम, वह के बाद सेम आ जाएगा। वह अस्वस्थ था इसलिए वह परीक्षा में फेल हो गया। किस लिए फेल हुआ? वह अस्वस्थ था इसलिए। और ये क्या आ गया आपका? इसलिए योजक चिन्ह, जो किसकी पहचान है? संयुक्त वाक्य की पहचान है। संयुक्त वाक्य के कुछ योजक चिन्ह लिखवाए थे, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह है इसलिए, और ये किसमें बन गया अब आपका? संयुक्त वाक्य में बदल गया। वह अस्वस्थ था इसलिए वह परीक्षा में फेल हो गया। ठीक है, फिर एक और देख लेते हैं हम इसका। मैंने आपके सामने एक और लिख दिया, दोनों में से, दोनों में से कोई कार्य पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। दोनों में से कोई कार्य पूरा नहीं हुआ। इसका संयुक्त क्या बनेगा? ये बिल्कुल सरल वाक्य है, दोनों में से कोई कार्य पूरा नहीं हुआ, कोई यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं है, तो इसका संयुक्त आपको बनाना है। संयुक्त बनाएंगे तो क्या लगेगा? संयुक्त में योजक चिन्ह लगेगा। कौन से योजक चिन्ह लगेंगे वो बताइए आप? और लगा देते हैं हम इसमें, न तो पहला कार्य पूरा हुआ और न ही दूसरा कार्य। और लग गया इसमें, और ये कैसा वाक्य बन गया? अब संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य बन गया? संयुक्त वाक्य। न तो पहला कार्य पूरा हुआ और न ही दूसरा कार्य
पूरा हुआ। ये जो कौन सा बन गया, अब इसमें योजक चिन्ह क्या लगा हमारा, और। ये और हमने योजक चिन्ह लगा दिया, जिससे ये वाक्य अब किस में बदल गया, संयुक्त वाक्य में। ठीक है, और अब उल्टा पढ़ेंगे हम। अभी तक हम पढ़ रहे थे किसको, सरल को संयुक्त में। अब मैं आपको दे रही हूं, हम पढ़ेंगे संयुक्त को सरल में वापिस बदलना हो तो। अभी तक हमने सरल वाक्य दिया हुआ था, उसमें योजक चिन्ह ऐड करके उसको संयुक्त बना दिया। अब संयुक्त दिया होगा, उसका योजक चिन्ह हटा के हम उसको किस में बदल देंगे, सरल वाक्य में। तो कौन सा हो जाएगा ऐसा आपका एग्जाम्पल, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, और कुहासा जाता रहा। तो इसमें क्या है, और लगा हुआ है, और आपका योजक चिन्ह है, देख के ही पता चल रहा है कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। अब इसका जो है सरल वाक्य क्या बनेगा, सरल वाक्य क्या बनेगा इसका, सूर्योदय होने पर, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, कुहासा जाता रहा। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, हमने क्या हटा दिया, और जो योजक चिन्ह था वो हटा दिया है। अब ये बन गया हमारा सरल वाक्य। इसका मिश्रित भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, जैसे ही सूर्योदय हुआ, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका मिश्रित का, वो हो जाएगा हमारा मिश्रित में। ठीक है, ये था हमारा संयुक्त वाक्य, जिसको हमने किस में बदल दिया, सरल वाक्य में। हम इसको मिश्रित में भी बदल सकते हैं। अब मैंने यहाँ आपके सामने एक और वाक्य लिख दिया, जल्दी करो नहीं तो पकड़े जाओगे, नहीं तो पकड़े जाओगे। ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, जल्दी करो नहीं तो पकड़े जाओगे। तो क्या है, यहां पर आपका योजक चिन्ह है, इसका क्या बनेगा, सरल, जल्दी न करने पर तुम पकड़े जाओगे, तुम पकड़े जाओगे, जल्दी न करने पर तुम पकड़े जाओगे। ये क्या हो जाएगा हमारा सरल, क्योंकि हमने जो हमारा योजक चिन्ह था वो हटा दिया है। अच्छा, तुम नहीं आएगा भाई, जल्दी करने पर पकड़े जाओ, जल्दी न करने पर पकड़े जाओगे, तुम नहीं, मुझे लगा यहाँ तुम है, जल्दी करो नहीं तो पकड़े जाओगे। इसका क्या बन जाएगा, जल्दी न करने पर तुम नहीं आएगा, जल्दी न करने पर पकड़े जाओगे। आगे पढ़ते हैं, सरल से संयुक्त पढ़ लिया, संयुक्त से वापिस सरल पढ़ लिया हमने। अब हम जाएंगे सरल से मिश्रित पर। कहाँ जाएंगे, सरल से मिश्रित पर। अब मैं आपके सामने एक सरल वाक्य लिख रही हूं, जिसका आपको मिश्रित बनाना है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, पुस्तकालय खरीदा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। कोई योजक चिन्ह नहीं है, बिल्कुल सिंपल सरल वाक्य है। इसका आपको मिश्रित बनाना है, योजक चिन्ह लगेगा। और योजक चिन्ह भी कैसे, मिश्रित में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहता है, तो हमें एक वाक्य को दूसरे पर क्या रखना पड़ेगा, आश्रित रखना पड़ेगा। कैसे, उसने वह पुस्तकालय खरीदा, जो उसके मित्र का था, मित्र का था। उसने कौन सा पुस्तकालय खरीदा भाई, जो उसके मित्र का था। अब देखिए, उसने वह पुस्तकालय खरीदा, कुछ बच्चे कहेंगे आप वह हटा दो। उसने पुस्तकालय खरीदा जो उसके मित्र का था,
तो ये तो इसके ऊपर आश्रित कहाँ रह गया, फिर ये तो अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, उसने पुस्तकालय खरीदा। मिश्रित में क्या होगा, एक जो आपका वाक्य है वो दूसरे वाक्य ऊपर क्या रहेगा, एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर क्या रहेगा, आश्रित रहेगा। तो आश्रित तभी रहेगा जब हम यहाँ लगाएंगे वह, एक संबंध बन गया है ना। कौन सा पुस्तकालय खरीदा उसने, वह कौन सा, जो उसके मित्र का था। तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित रूप। एक मैंने आपके सामने लिख दी, लड़के ने अपना दोस्त माना, लड़के ने अपना दोस्त माना, इसका मिश्रित बनाइए, तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल, लड़के ने माना, क्या माना भाई, आश्रित है ना, लड़के ने माना, क्या माना, कि वह दोषी है, बन गया ना मिश्रित। लड़के ने माना कि वह दोषी है, कि, क्योंकि, जबकि, जब, तब, वो किसके एग्जाम्पल थे, हमारे मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल थे। लड़के ने माना कि वह दोषी है, ये कैसा हो जाएगा आपका मिश्रित रूप। सरल से हमने मिश्र पढ़ा, अब हम वापिस क्या करेंगे, मिश्र वाक्य को किस में बदल देंगे, सरल में। मिश्र वाक्य को हम किस में बदल देंगे, सरल में बदल देंगे। कैसे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मिश्र वाक्य का, जिसको आपको किस में बदलना है, सरल वाक्य में। मैंने आपके सामने लिखा, उसने कहा कि मैं दोषी हूं, उसने कहा कि मैं दोषी हूं। कि क्या है, मिश्रित वाक्य का योजक चिन्ह है, तो आपको इस योजक चिन्ह को हटाना है और किस में बदलना है, इसको सरल में। सरल क्या हो जाएगा इसका, उसने खुद को दोषी माना, उसने खुद को दोषी माना। कि जो था मिश्रित वाक्य की पहचान थी, मिश्रित वाक्य का योजक चिन्ह था, जिसको हटा दिया हमने और सरल वाक्य में बदल दिया। सरल वाक्य में कोई आपका योजक चिन्ह नहीं आता है, तो इसका सरल बनेगा, उसने खुद को दोषी माना। एक और कर लेते इसका, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये बात भी बिल्कुल सही है ना। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किसकी पहचान है, मिश्रित वाक्य की पहचान है। तो इसका सरल रूप कैसे बनेगा, इसका सरल रूप कैसे बनेगा, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें क्या मिलेगी भाई, सफलता अवश्य मिलेगी। ये बात ठीक है। अब इसको सरल बनाओ तो हमें जो है ये हटाना पड़ेगा, तो इसके जो योजक चिन्ह है उनको हटा के सरल वाक्य में हमें बनाना है, और सरल वाक्य में किसी भी योजक चिन्ह का हम प्रयोग नहीं करते। तो क्या हो जाएगा इसका, परिश्रमी छात्र और क्या हो जाएगा, अवश्य सफल होंगे। यहां से उठा लो, अवश्य सफल होंगे। कोई भी योजक चिन्ह नहीं है, बिल्कुल सिंपल सरल वाक्य है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। और इसका जो मिश्र रूप था वो क्या था, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसके जो योजक चिन्ह उनको हटा के हमने क्या बना दिया, सरल वाक्य। सिर्फ अर्थ एक ही रहेगा, हमें उसकी रचना बदलनी है। बात को कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर मीनिंग एक ही होना चाहिए। क्लियर यहां तक। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त से मिश्र। सरल को हमने संयुक्त में भी बदला, मिश्र में भी बदला, फिर उनका रिवर्स भी हमने किया, यानी कि मिश्र को हमने वापस सरल में बदला। अब हम किसको पढ़ेंगे, संयुक्त से मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल
सूर्य निकला और फूल खिल गए, और फूल खिल गए, किसकी पहचान है? सूर्य निकला और फूल खिल गए, और किसका योजक चिन्ह है? संयुक्त वाक्य का। तो ये किसका, कौन सा वाक्य हुआ आपका? संयुक्त वाक्य। ये तो हमने पहचान लिया। किसमें बदलना है इसको? मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे हम? जैसे ही सूर्य निकला वैसे ही फूल खिल गए, फूल खिल गए। जैसे ही सूर्य निकला, या जब सूर्य निकला तब फूल खिल गए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही को हम जब भी लिख सकते हैं, जब, और यहां आ जाएगा आपका तब। कौन सा भी कर सकते हैं आप, दोनों सही है। सूर्य निकला और फूल खिल गए, संयुक्त वाक्य। जब सूर्य निकला तब फूल खिल गए, जब तब किसकी पहचान है? मिश्रित वाक्य की पहचान है। हम इसको सरल में भी बदल सकते हैं। ये तो था हमारा संयुक्त, इसका मिश्रित रूप हो जाएगा ये। इसका सरल रूप क्या होगा? इसका सरल रूप बताओ। सूर्य निकलते ही फूल खिल गए, सूर्य निकलते ही फूल खिल गए। कोई योजक चिन्ह नहीं है, बिल्कुल कोई योजक चिन्ह नहीं है। सरल वाक्य, जब तब, मिश्रित वाक्य, और योजक चिन्ह किसकी पहचान है? संयुक्त वाक्य की। तो आप तीनों टाइप से एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। सरल को संयुक्त में, और संयुक्त को मिश्रित में, मिश्रित से वापिस सरल, संयुक्त, कैसे भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। बस ये याद रखना, सरल में कोई योजक चिन्ह नहीं होता, संयुक्त के कुछ योजक चिन्ह हैं जो आपको कल की क्लास में करवाए गए थे, और मिश्रित के अलग योजक चिन्ह है जिसमें की, जो, क्योंकि, फिर भी ये आते हैं। वो सारे मिश्र वाक्य की पहचान है। एक और कर लेते हैं हम इसका लास्ट। वक्त निकल जाता है, मैंने लिखा वक्त निकल जाता है, पर बात याद रहती है, पर बात याद रहती है। बिल्कुल सही बात है ना? वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा है। क्या? वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। पर किसकी पहचान है हमारी? संयुक्त वाक्य की। जब ये संयुक्त वाक्य की पहचान है, और इसको मैं कहूंगा आप बदल दो मिश्रित में। किसमें बदलेंगे? मिश्रित में। तो बताइए इस वाक्य का जो मिश्रित रूप है वो क्या होगा? क्या होगा हमारा? भले ही वक्त निकल जाए, भले ही वक्त निकल जाए। क्या मैं यहां पर लगा दूं? भले ही वक्त निकल जाए पर बात याद रहती है? नहीं, पर नहीं लगा सकते, क्योंकि पर तो संयुक्त वाक्य की पहचान है, मिश्रित में पर नहीं आता है। हम क्या लिखेंगे अब बताइए? भले ही वक्त निकल जाए, पर नहीं यूज करना हमें इसकी जगह। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? फिर भी बात याद रहती है। भले ही वक्त निकल जाए पर फिर भी, पर याद आता है ना हमें। आप लिखेंगे भले ही वक्त निकल जाए फिर भी बात याद रहती है। फिर भी किसकी पहचान है आपकी? मिश्रित वाक्य की। फिर भी किसमें आता है आपका? मिश्रित वाक्य में। ठीक है, भले ही वक्त निकल जाए फिर भी बात याद रहती है, ये इसका हो जाएगा आपका मिश्रित रूप। अब जैसे हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं चीजों को रिकॉल कर लेते हैं भाई। जैसे हमने पढ़ा रचना, वाक्य का रूपांतरण पढ़ रहे हैं हम। वाक्य के भेद हमने दो प्रकार से पढ़े हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, है ना। वाक्य के हमने भेद दो प्रकार से पढ़े हैं, रचना और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमने पढ़ा सरल, संयुक्त और मिश्र, ये तीन पढ़े हमने रचना के आधार पर।
अर्थ के आधार पर पढ़े हमने 8 प्रकार, ऐसे अर्थ, ऐसे 8 कौन से थे वो आपको अभी करवाया था, याद होगा। तो अब ये देखिए, आज की अभी हमने पढ़ा सरल को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्र में, फिर वापस मिश्र को संयुक्त में, सरल में, ऐसे हमने इनको रूपांतरण किया, इनको हमने चेंज किया। कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे इन 8 को, जो हमने पढ़े थे विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, और एक और था, कौन सा रहेगा ध्यान नहीं है, कौन सा बोल दिया, कौन सा रह गया देख लेंगे वो। तो ये टोटल जो है हमारे 8 है। 8 के अब कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उनको बदलना, जैसे विस्मयादि बोधक को निषेधात्मक में बदल दिया, और निषेध को हमने संकेत में बदल दिया, संकेत को वाचक वाक्य को संदेह में बदल दिया। ऐसे जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। और कल आई थिंक ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका बस लास्ट पॉइंट रहता है वाक्य रूपांतरण, और कल के क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 3 क्लास लगेंगी हमें इसको कंप्लीट करने में। सेकंड क्लास आज थी और थर्ड कल। अगर आप बीच से क्लास देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप स्टार्टिंग से टॉपिक को कीजिए, आपके टॉपिक सारे 1 बाय 1 क्लियर होते चलेंगे।